हेलो स्टूडेंट्स, देखिए सीए फाउंडेशन पेपर 2 बिजनेस लॉस जुलाई 2021 अटेम्प्ट 26 जुलाई को ये पेपर हुआ। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। एज ए टीचर अगर मैं इसका रिव्यू करता हूं तो मुझे यही दिखता है कि एक एक चीज करवाई हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो कॉपी पेस्ट हमें इस एग्जाम में पूछे गए। ये रिव्यू लेक्चर जिनका एग्जाम चल रहा है प्लीज वो अपने पेपर खत्म होने के बाद देखिएगा। पहले कोई टेंशन ना लें, कोई सेंस नहीं बनती। लेकिन जो बच्चे नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपनी लॉ की प्रिपरेशन कर भी चुके हैं या आधी कर चुके हैं, वो डेफिनेटली इसे जब मर्जी देखें और देखना भी चाहिए। ये पता चलता है किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। सेक्शन ए बिजनेस लॉस का हम रिव्यू करने जा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न 4 नंबर का है और उसके अंदर आपको 4 पार्ट नजर आएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बढ़िया होते हैं क्योंकि आपको फुल मार्क्स यहां पे मिल सकते हैं। बट क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ें। क्या पूछा गया, रीजंस के साथ जवाब दें। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है या वॉइड है। तो पहला देखिए क्या लिखा है। एक क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में जिसमें लिखा है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा चाहे कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया जाए, तोड़ दिया गया कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेंगे। ऐसी क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में डालना पूरी तरह से वॉइड है। द आंसर इज वॉइड। और इसका रीजन कहां आता है, ये हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 28 के अंदर, जो कि क्या कहता है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट। देखिए थोड़ा सा फास्ट रिव्यू दूंगा, आपका भी टाइम ना खराब हो, तो अगर आपने साथ में लिखना हो मेरे साथ आप लिख सकते हैं प्रॉपर। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट, चलिए एक बार पूरा लिख देता हूं कि जब रोक लगाई जाती है किसके ऊपर, लीगल प्रोसीडिंग्स। देखिए कोर्ट में जाना हर किसी का हक है, अगर उसके ऊपर रोक लगा दी जाती है तो इस तरह का एग्रीमेंट वॉइड होता है। देन अगला हिस्सा इसी सेक्शन 28 के ऊपर है, कहता है वेयर 2 कोर्ट्स हैव ज्यूरिसडिक्शन, मींस आप केस फाइल कर सकते हैं 2 कोर्ट में। लेकिन एग्रीमेंट होता है पार्टीज के बीच में कि केस हम फाइल करेंगे सिर्फ एक कोर्ट के अंदर ही। क्या ये वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। सेम सेक्शन 28 है, सेम यही कंसेप्ट है, लेकिन वैलिड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि पार्शियल रिस्ट्रेंट आप लगा सकते हो। पार्शियल मींस थोड़ा सा रिस्ट्रेंट, जैसे आपने क्या किया, लिमिटिंग ज्यूरिसडिक्शन, आपने कहा सिर्फ एक कोर्ट में, एक प्लेस में, कि जैसे सिर्फ दिल्ली केस करेंगे आप, तो आप ऐसा कर सकते हैं। पार्ट 3, एक्स ऑफर कर रहा है अपनी मारुति कार वाई को बेचना चाह रहा है, जबकि अगर हम वाई का देखते हैं तो वाई ये सोच रहा है कि एक्स अपनी वैगनआर कार बेच रहा है। तो दैट मीन्स आप सोच रहे हैं मारुति कार और अगला सोच रहा है वैगनआर। माना वैगनआर भी मारुति वालों की है, लेकिन हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहेंगे अगेन वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 20। और इसमें रीजन क्या है, यह है बायलेटरल मिस्टेक, दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक है, क्योंकि आप कुछ सोच रहे हैं दूसरा कुछ और सोच रहा है। एज टू सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर है कार और उसके ऊपर आपसे हो रही है गलती। देखिए अगला प्रश्न आ रहा है, एक्स एक फिजिशियन एंड सर्जन है और आपने एक वाई को एज असिस्टेंट रखा ऑन सैलरी 2 साल के लिए, और वाई एग्रीज, वाई भी एक डॉक्टर है, वो भी सर्जन है, और वो एग्री करता है कि आने वाले 2 साल के लिए वो अपना अलग से सेंटर नहीं खोलेगा। अगर आप इसके फैक्ट्स देखें तो एक केस है जो हम पढ़ते हैं चार्ल्स वर्थ वर्सेस मैकडोनल्ड का। तो ये एग्रीमेंट पूरी तरह से वैलिड है और रीजन है आपका सेक्शन नंबर 27, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। काम करने पे आप रोक लगा रहे हो लेकिन वो वॉइड होती है, लेकिन उसके अंदर हम फर्दर एक्सेप्शन पढ़ते हैं और ये एक्सेप्शन का नाम आता है यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। कि अगर आप किसी को काम सिखा रहे हो और वो अगर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है तो वो किसी तरह से वॉइड नहीं होगी, इट विल बी वैलिड 2 साल के लिए, फेयर इनफ। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन ओपीसी। कॉपी पेस्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है पहले मेरी बुक में, एवरीथिंग सेम का सेम, कुछ भी चेंज नहीं, सिर्फ नाम है। जैसे वहां पे नंदिता नाम था तो यहां पे आपने कॉपी सी बनाई, सिस्टर जो जेड है उसको नॉमिनी बनाया,
बट ये हिंदुस्तान छोड़ के जा रही है क्योंकि इनकी शादी हो रही है बाहर। इस वजह से अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहती हैं। आपसे पूछा गया क्या ये जरूरी है, मैंडेटरी है कि उसको नॉमिनेशन विड्रॉ करना पड़ेगा, या वो कंटिन्यू कर सकती है अगर वो अपना रेजिडेंशियल स्टेटस मेंटेन कर लेती है इवन शादी के बाद। तो देखिए हम ओपीसी पढ़ते हैं सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 के अंदर, और रेड विद बेसिकली रूल नंबर 3 और 4 पढ़ते हैं इसके ऊपर। तो यहां हम पढ़ते हैं कि मैंडेटरी है कि उसको विड्रॉ करना पड़ेगा, यस करना पड़ेगा, क्योंकि हम पढ़ते हैं रूल नंबर 3 के अंदर कि कंडीशन ये है कि नॉमिनी के लिए जरूरी है इंडियन, आप सिटीजन भी हो, साथ में आप इंडियन क्या हो, रेजिडेंट भी आप होने चाहिए। तो आप बाहर जा रहे हैं परमानेंट तो ये दिक्कत आ जाएगी। लेकिन अगर आप कंटिन्यू करते हैं अपना रेजिडेंशियल स्टेटस तो क्या आप कंटिन्यू कर सकते हैं नॉमिनी? यस, लेकिन कंडीशन क्या है, आपका स्टे इंडिया में होना चाहिए कितने दिन के लिए, कम से कम 182 डेज के लिए होना ही होना चाहिए। कब होना चाहिए? इन इमीडिएटली प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, PFY प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर है कि प्राइमा फेसी रिस्क पासेस विद द प्रॉपर्टी। नेचुरल है, जो ओनर है नुकसान हमेशा उसी का होता है। तो ये क्वेश्चन आता है हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन नंबर 26 के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं 2 बातें कि भाई सेलर का रिस्क, नंबर 2 बायर का रिस्क। तो सेलर का रिस्क हमेशा तब तक होता है जब तक वो मालिक है। कहने का मतलब है अगर अभी तक क्या नहीं हुई है, नो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, मींस ओनरशिप उसके पास ही है। और बायर का रिस्क कब होगा? इफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ओनरशिप उसकी होगी। गुड्स किसके पास है? जिसके मर्जी पास हो। जैसे आप सेलर हो तो पोजेशन किसके पास हो सकता है? चाहे वो बायर के पास हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहां पे चाहे पोजेशन सेलर के पास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सेक्शन के अंदर 2 प्रोविजन भी आते हैं, जिसमें से पहली बड़ी काम की है जो कि कंडीशन कह लीजिए एक्सेप्शन पुट करती है कि अगर डिफॉल्ट इन डिलीवरी है, अगर डिलीवरी में डिफॉल्ट किया गया है तो देखिए यहां पे रिस्क जो रहेगा वो डिफॉल्टर का ही रहेगा। देयर आफ्टर अगेन अ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन को ढंग से जरूर पढ़ें। जैसे देखिए 7 नंबर का है, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग पूछा गया, एग्जाम्पल पूछा गया, साथ में उसके रूल्स पूछे गए, जिसका मतलब है उसकी टाइप्स। डायरेक्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, डेफिनेशन आती है देखिए 31 में, और रूल्स हम पढ़ते हैं 32 से लेके 36 के अंदर। और एग्जाम्पल में बेस्ट एग्जाम्पल है इंश्योरेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के होते हैं। अगला प्रश्न LLP के ऊपर है कि क्या बेनिफिट्स होंगे LLP बनाने से, और क्योंकि एक कंपनी के लिहाज से देखें, और फ्लेक्सिबिलिटी पार्टनरशिप की। तो ये बेसिकली LLP की फीचर्स हैं। अगेन आई से कॉपी पेस्ट क्वेश्चन पास्ट का है हुआ, अगेन आपको बुक में भी दे रखा है। पढ़ाया तो देखिए मैंने अपनी तरफ से सारा हुआ, लेकिन ये कॉपी पेस्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहां पे देखिए मेनली मैं कहूंगा फीचर्स की यहां पे 2 बातें निकलती हैं। देखिए कंपनी की तरफ से अगर हम देखें LLP के फायदे क्या हैं, देखिए आपकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। और पार्टनरशिप के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी ये देखते हैं कि आप क्योंकि डीड बनाते हो यहां पे भी, उससे क्या होता है मैनेजमेंट वगैरह इंटरनल स्ट्रक्चर वो सब कुछ आपके हाथ में रह सकता है। और दूसरी बात देखिए आप एजेंट ऑफ LLP बनते हैं। नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता है, पार्टनर एक दूसरे के भी एजेंट है, नॉट ऑफ पार्टनर्स। तो इस तरह से और भी बाकी फीचर्स आप कोड कर सकते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस तरह से 5 पॉइंट आप बना सकते थे। देन I'll say a डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इंप्लाइड अथॉरिटी, पार्टनरशिप एक्ट का क्वेश्चन है 1932 का, और यही पूछा गया कब आपके पास किन किन चीजों की एक लिस्ट बताइए कि इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होगी, मींस ये काम आप नहीं कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन 19 बेस्ड, जिसके ऊपर कौन कौन से काम बियॉन्ड है इसके, तो मैंने कोड की आपको प्रॉपर वो भी करा रखी, बहुत जल्दी से आसान आपको याद लगे। अगला क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर है, बहुत बार आया हुआ है। दिस इज बेस्ड ऑन सेक्शन 42 रेड विद सेक्शन नंबर 43, जहां हम ज्वाइंट प्रोमिसर के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां पे XYZ ने ज्वाइंटली 90,000 L से लिए हैं। प्रश्न पूछा गया क्या L सिर्फ Y से पैसा क्लेम कर सकता है? यस, आप कर सकते हैं। आप किसी से भी पैसा क्लेम कर सकते हैं, एनीवन।
नंबर 2, क्या आप कंपेल कर सकते हैं ऐसे एल कि आप पैसा लेंगे लीगल रिप्रेजेंटेटिव सिर्फ वाई के, जबकि डेथ तीनों की हो चुकी है एक्स वाई जेड की। तो अगेन देखिए, जैसे मैंने कहा लीगल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर सेक्शन 42 भी आता है, तो आंसर यही रहा 42 रेड विद सेक्शन 43, आप ऐसा कर सकते हैं। देन है वाई एंड जेड को रिलीज कर दिया गया है लायबिलिटी से एल ने, दैट मीन्स एल पूरे पैसे एक्स से लेना चाहता है, एंड एक्स को रिलीज कर दिया है वाई एंड जेड ने फ्रॉम कंट्रीब्यूशन। तो आप कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये सेक्शन 43 पैरा 2 में आप पढ़ते हैं, तो उससे रिलीज किया। लेकिन मेन यहां पे सेक्शन क्या लगना है 44, जहां हम क्या पढ़ते हैं, कोई भी इफेक्ट ऑफ रिलीज होगा अगर आप रिलीज करते हैं किसी भी को भी लायबिलिटी से, तो वो इफेक्ट क्या होगा, नलिटी। नलिटी का मतलब एज गुड एज नथिंग, मीन्स जिसको रिलीज किया है स्टैंड्स लायबल। तो अगर एक्स वाई जेड को रिलीज भी कर दिया है एल ने, तो वो एल की तरफ लायबल रहेंगे, और कंट्रीब्यूशन के लिए एक्स भी वाई एंड जेड की तरफ लायबल रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई विल से डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में गलती क्या होती है, आपसे अनपेड सेलर के राइट पूछे गए अगेंस्ट बायर, अगेंस्ट गुड्स नहीं है। तो ये पक्का ध्यान दो, 6 नंबर का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कहूंगा। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, आप केस कर सकते हैं, किस चीज के लिए केस कर सकते हैं, यहां हम पढ़ते हैं 4 सेक्शन, सेक्शन नंबर 55, 56, 60 एंड 61 में। तो 55 आपको याद हो, 55 में आप केस कर सकते हैं पैसे के लिए, 56 में आप डैमेजेस के लिए केस कर सकते हैं अगर उसने एक्सेप्टेंस ना करी हो गुड्स की, और 60 में आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं, रेपुडिएशन, और 61 में आप इंटरेस्ट के लिए केस कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट सीधे सीधे थे, 6 नंबर का प्रश्न। अगला क्वेश्चन पार्टनरशिप पे है, कहता एम एक पार्टनर है आउट ऑफ 4 पार्टनर है, उसने 6 करोड़ रुपए अपने मित्र को देने हैं, दैट मीन्स ये उसका प्राइवेट डेट हुआ, लेकिन वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो इसलिए वो अपना हिस्सा फर्म में बेच देना चाहता है जेड को, ताकि वो लायबिलिटी पे कर सके। तो पूछा ये गया है, क्या एम अपना हिस्सा ट्रांसफर कर सकता है? तो सब पार्टनर की यहां बात हो रही है, सेक्शन 29 कह लीजिए, और कहता है जो ये ट्रांसफरी है उसके राइट्स क्या होंगे, और जब एम में रिटायर भी होना है। तो देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं इससे अच्छा क्वेश्चन कहूंगा क्योंकि थोड़ा सा ट्विस्ट डाल के, ये तो इंस्टीट्यूट देखिए डालेगा, तो आप इसको एक अच्छी लाइन ये बनती है सीखने वाली। पहली बात तो ये है, देखिए नथिंग इन द पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट में कहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा है टू प्रिवेंट अ पार्टनर फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कि आप अपना हिस्सा बेच सकते हैं या नहीं, टू आउटसाइडर नहीं लिखा है, लेकिन किसी तरह की कोई रोक नहीं, प्रिवेंशन कोई है ही नहीं, तो दैट मीन्स आप बेच सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो क्या बेच सकते हैं? आंसर क्या बन गया जी? यस, राइट। तो कहता है इससे ट्रांसफरी के राइट क्या होंगे? तो जैसे मैंने कहा यहां हम बात करें सेक्शन नंबर 29 की, सब पार्टनर की। तो देखिए हम 29 में यही पढ़ते हैं, सब पार्टनर का सिर्फ एंड सिर्फ एक राइट होता है, वन राइट, और वो राइट उसका ये है कि उसे सिर्फ प्रॉफिट्स में शेयर मिलता है, वो क्लेम कर सकता है, ना तो वो इंटरनल मैनेजमेंट में कुछ कह सकता है, ना ही कोई इंस्पेक्शन वगैरह उसको कागजों की मिलेगी, वो अलग बात है। फर्म बंद हो जाए तो वो अकाउंट्स देख सकता है ताकि अपना शेयर वो ले सके। और एक इंटरेस्टिंग चीज आप और एड ऑन करके इसमें लिख सकते हैं, वो है 31, क्योंकि आपने सारा भी अपना हिस्सा बेच दिया, तो क्या ट्रांसफरी पार्टनर बन जाएगा? नहीं बनेगा, क्योंकि 31 में हम क्या पढ़ते हैं, हम ये पढ़ते हैं नो एडमिशन ऑफ पार्टनर, कोई भी आदमी पार्टनर नहीं बन सकता विदाउट कॉन्सेंट ऑफ ऑल अदर्स। बाकी पार्टनर जब तक हाँ ना करें आप किसी और को ज्वाइन करवा नहीं सकते। देन क्वेश्चन नंबर 5, पहला हिस्सा 6 नंबर का है, साइज में आपको बड़ा लगेगा लेकिन आंसर आसान है। मिस्टर दास एक जनरल स्टोर ओनर है, वो 200 किलो बासमती राइस खरीदना चाहते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर लेंथ का साइज चावल की एक होलसेलर से
उन्होंने कुछ सैंपल देखे, एग्रीमेंट कर लिया, 150 रुपए में खरीद लेंगे वो किलो के हिसाब से। लेकिन जब उन्होंने सैंपल देखा, ही फेल टू नोटिस कि उसके अंदर दो तरह के साइज थे, लॉन्ग भी था, शॉर्ट भी था। तो गलती आपकी है। तो देखिए हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सेक्शन 17 में सेल बाय सैंपल। तो अगर आपको सैंपल दिखाया गया है तो हम ये कहते हैं ये इंप्लाइड कंडीशन होती है, सामान वैसा ही हो। लेकिन यहां पे साथ में लगता है कीवी टेम्पटर, लेट द बायर बिवेयर। लेकिन अगर आप देख गए साइज छोटा है या बड़ा है, तो यहां पे ये सेक्शन 17 क्या आगे एक्सेप्शन होगी। दैट मीन्स यहां पे सेलर लायबल नहीं होगा क्योंकि गलती आपकी है, क्योंकि आपने चीज देखी है। तो हुआ क्या, कुछ ऐसे ही यहां पे हुआ। अब होलसेलर ने माल सप्लाई कर दिया, दास ने आगे बेच दिया कस्टमर को। कस्टमर ने कंप्लेन करी कि भाई इसमें तो दो अलग अलग तरह की क्वालिटीज हैं। अब आपसे पूछा गया है क्या ऑप्शन है दास के पास, क्योंकि उसका ग्रीवेंस है, तो हम कहेंगे कोई ऑप्शन नहीं उसके पास, क्योंकि क्या लगा, ये लगी केवी टेम्पटर की एक्सेप्शन। लेकिन कहता आपका आंसर क्या होगा अगर दास एग्जैक्टली अपनी रिक्वायरमेंट अगले को बता देता। देखिए अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट अगले को बता देते हैं तो यहां पे ये बन गया इंप्लाइड कंडीशन। तो यहां पे सेलर क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन दी थी सेम सेक्शन में ही कह लीजिए, 17 भी है, और क्योंकि 17 के साथ साथ सेक्शन 15 में हम सैंपल और डिस्क्रिप्शन की भी बात करते हैं। तो देखिए, तो अगर आप डिस्क्राइब या कुछ करेंगे किसी को तो सेक्शन 15 के मुताबिक इंप्लाइड कंडीशन है, तो वो चीज आपको वैसे ही मिलनी चाहिए। तो वहां पे सेलर लायबल हो सकता है। आगे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कंपनी साइड के ऊपर। पूछा गया है टाइप्स ऑफ कंपनी बताओ ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। देखिए कंट्रोल के हिसाब से हम पढ़ के आते हैं 2 सबसेक्शन 87, 46 एंड सबसेक्शन 6 के अंदर। यहां पे सब्सिडरी कंपनी, यहां पे आपका होल्डिंग, और यहां पे हम पढ़ते हैं एसोसिएट। 6 नंबर का है, 2 नंबर का कह लीजिए, लेकिन उसमें से मेन मार्क्स आप भी समझ सकते हो। सब्सिडरी का कंसेप्ट बड़ा है, होल्डिंग में तो एक ही लाइन आपने लिखनी थी। गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आपसे पूछा गया है सुपर वेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मीनिंग बताओ, नंबर 2 एग्जाम्पल दो, और उसके क्या परिणाम होंगे। तो क्वेश्चन को समझो जरूर, पूछा क्या गया। 5 नंबर का प्रश्न है, 3 बातें। अगर मैं मीनिंग की बात करूंगा, एक वर्ड में कहूं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद इम्पॉसिबिलिटी हुई, तो इसका इफेक्ट क्या हुआ। तो हम ये कहते होते हैं ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, जिसे आप 2J में पढ़ते हैं। बाकी आप जानते हो इम्पॉसिबिलिटी हम कहां पढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 56 के अंदर पढ़ते हैं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, सीज हो जाएगा। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल कहो या रीजंस कह लीजिए, एक ही बात है। जैसे आप कहेंगे पहला डेथ या इनकैपेसिटी ऑफ पार्टीज, नंबर 2 डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, भाई सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया। नंबर 3 चेंज ऑफ लॉ, डेल्टा लिख रहा हूं, दैट इज चेंज ऑफ लॉ, लॉ बदल गया। या कह लीजिए आउटब्रेक ऑफ वॉर, 2 देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, लड़ाई छिड़ गई। 5 नंबर का था ये। अगला पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट बाय पार्टनर। आपसे रूल पूछे गए हैं कि इन सेटलिंग द अकाउंट्स ऑफ द फर्म। देखिए अगर फर्म डिसॉल्व हो गई है, अकाउंट सेटल करने हैं, तो यहां पे हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 48, और सेक्शन नंबर 48 में हम 2 बातें पढ़ते हैं सेटलमेंट में। अगर लॉसेस हैं या फर्म के क्या है, एसेट्स हैं, तो हम कहते हैं लॉसेस कहां से एडजस्ट करेंगे। फर्स्टली आप एडजस्ट करोगे प्रॉफिट में से, फिर आप एडजस्ट कहां से करोगे, कैपिटल में से, फिर बैलेंसिंग फिगर हो गया, ये पार्टनर्स अपने प्रॉफिट रेशियो में अपने घर से लेके आएंगे। और अगर एसेट्स हैं उनको बेच के क्या करोगे, आप सबसे पहले फर्म के डेट पे करोगे। फिर आप अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, एडवांसेस ऑफ पार्टनर वो पे करोगे। फिर पार्टनर्स के आप क्या पे करोगे, कैपिटल। लेकिन अगर कोई सरप्लस बचता है या बैलेंसिंग फिगर है, तो पार्टनर्स की प्रॉफिट रेशियो में हम उनमें बांट देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी, डायरेक्ट आपसे पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन गारंटी कंपनी एंड लिमिटेड बाय शेयर्स। मैंने क्लास में एग्जैक्टली डिफरेंस के रूप में ही चीज करवाई हुई है, जबकि पास में क्वेश्चन नहीं आया।
तो जो मुझसे पढ़े हैं कम से कम आपको ये बेनिफिट जरूर मिला होगा कि मैं डेफिनेशन भी पढ़ाता हूं, जहां क्वेश्चन बन सकता है तो वो सारे आपको करवा रखे हैं उस ढंग से। देखिए, एक तरफ है गारंटी कंपनी, एक तरफ है लिमिटेड बाय शेयर्स। तो पहला पॉइंट बनता है सेक्शन का, फिर आपकी लायबिलिटी कितनी होगी, फिर आपकी लायबिलिटी कब होगी, और एक पॉइंट और बना देता हूं जैसे सूटेबिलिटी। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 4 पॉइंट डिफरेंस के रूप में बहुत होते हैं। देखिए, पहली बात तो सेक्शन आता है गारंटी पे, सब सेक्शन 21, यहां 22। देखिए, आपकी लायबिलिटी कितनी होती है, यहां पे आपने अपना क्या किया होता है गारंटी में, एक आपने अपना अमाउंट फिक्स बताया होता है, और शेयर में आपकी लायबिलिटी होती है अप टू अनपेड वैल्यू, नेचुरल है किस चीज की, शेयर की। और टाइम ऑफ लायबिलिटी कब होगा, गारंटी में आपकी लायबिलिटी होती है अगर कंपनी बंद हो जाए, वाइंडिंग अप, और यहां पे एनी टाइम, दैट मीन्स वाइंडिंग अप से पहले भी और वाइंडिंग अप पे भी आप पैसे ले सकते हो। सुटेबिलिटी क्या है, गारंटी कंपनी बनानी चाहिए जहां पे नो ह्यूज फंड्स रिक्वायर्ड, कंपनी को ज्यादा कुछ पैसों की जरूरत ही नहीं है, तो आप ये कंपनी बनाओ। और लिमिटेड बाय शेयर्स बनानी चाहिए जब आपको क्या चाहिए, ह्यूज फंड्स आर रिक्वायर्ड, मीन्स वर्किंग कैपिटल वगैरह के लिए, या बिजनेस ऐसा है जहां पे अच्छा पैसा आपको चाहिए। तो इसके साथ मेरी तरफ से ये एक तरह से कह लीजिए मैंने सॉल्व करके ये चीजें आपसे शेयर करी हैं। इट कम्स टू एन एंड। तो जिनके एग्जाम चल रहे हैं तो उनके लिए बेटा गुड लक फॉर द फ्यूचर एग्जाम्स, और जिनके आगे पेपर होने हैं तो प्लीज क्वेश्चन से गो थ्रू जरूर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस।